नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की है। खबर मुजफ्फरपुर से जहां एक मुखिया पति का महापाप सामने आया है। मुखिया पति ने 3 और दरिंदों के साथ मिलकर एक नाबालिग को अगवा किया और 9 महीने तक कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। रेप पीड़ित ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तब जाकर इस जघन्य कांड का खुलासा हुआ है। घटना गायघाट थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग 10 महीने पहले आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुखिया के पति मनोज सैनी के पास गई थी। जहां मनोज सैनी ने अपने 3 अन्य साथियों के कंचन सैनी, सोनू सैनी और राम कृपाल सैनी के साथ मिलकर नाबालिग को अगवा कर लिया और फिर उसे बंधक बनाकर कई अलग अलग जगहों पर ले गया। मुखिया पति की इस पाप की कहानी में एक महिला भी शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि मुखिया पति मनोज सैनी उसे लगातार धमकी देता था कि मुंह खोलने पर उसके परिवार के लोगों की हत्या करा देगा और उसके ऊपर भी तेजाब डालकर उसे जला देगा। 9 महीने तक आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। पिछले महीने प्रसव पीड़ा होने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं पीड़ित ने जब दरिंदों के खिलाफ हिम्मत दिखाई तो एक एफआईआर के लिए उसे 3 दिनों तक थाने के चक्कर भी लगाने पड़े। बाद में सीनियर अफसरों से गुहार के बाद गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शामिल एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया और दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। पॉस्को एक की विक्टिम को लाए हैं, उसके बाद जो नियमतः विधि सम्मत कार्रवाई होगा, 164 वगैरह का बयान होगा। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, ये क्या गिरफ्तारी हुई है। अभी रिसेंट तो कल का केस दर्ज हुआ है। नालंदा में मासूम का अपहरण कर हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां सुरावीपर गांव से गली को लेकर मामूली विवाद में 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो 9 सितंबर को बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन स्कूल से वो घर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक फुटेज में एक व्यक्ति के साथ वो साइकिल पर जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो उसने हत्या कर शव को फेंके जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने नवीनगर रेलवे लाइन के पास गड्ढे से देर शाम शव को भी बरामद कर लिया। साइकिल पे जाता हुआ नज़र आया था, उस पर हम लोग सत्यापन के क्रम में एक युवक जो उसी मोहल्ले के बगल के हैं, सस्पेक्ट में वो आ रहे थे, उसी के साइकिल पे बच्चा जाता हुआ नज़र आया था। उससे हम लोगों ने गहराई से पूछताछ किया तो आज रेलवे के बगल में उस युवक का पानी से शव बरामद हुआ है। बिहार की सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो तुरंत अपने नजदीकी प्रशासन को सूचित करें, ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक कवायद शुरू की है। 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जागरूकता फैलाने का आदेश जारी किया था। और नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज खत्म हो सकती है निकाय कर्मियों की हड़ताल। जी हां, आज उम्मीद की जा रही है कि निकाय कर्मियों की हड़ताल खत्म हो सकती है। नगर विकास विभाग के साथ आज फिर बैठक है हड़ताल कर्मियों की। हालांकि कल की बैठक जो है वो बेनतीजा रही थी। निकाय कर्मियों की हड़ताल का 6ठा दिन है। हड़ताल की वजह से पटना में कचरे का अंबार लग गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज निकाय कर्मियों की हड़ताल खत्म हो सकती है। नगर विकास विभाग के साथ आज फिर बैठक है और ये बैठक निर्णायक साबित हो सकती है। कल भी बैठक हुई थी, लेकिन कल की बैठक बेनतीजा रही थी। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद बिहार अलर्ट मोड पर फिर से आ गया है। कल कोरोना से बचाव की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की। इसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है।
बढ़ते आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि ढिलाई की कोई जगह नहीं हो सकती। कोरोना जांच, टीकाकरण और बच्चों में फैल रहे वायरल बुखार से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल थे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश जारी किए, जिसमें मुंबई, केरल, तमिलनाडु से आने वाले लोगों की जांच हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर नजर रखी जाए। कोरोना जांच एक दिन में 2 लाख तक की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो। वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे। अस्पतालों में बच्चों के इलाज की दवा उपलब्ध हो। बच्चों के इलाज में कोई कोताही न बरते। वायरल बुखार से बचाव की जानकारी दें। जो अभी बच्चों के वायरल फीवर के संबंध में जानकारी आ रही है, उसकी पूरी विस्तार से जिलावार उन्होंने समीक्षा की। सभी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटल्स की स्थिति उन्होंने जानी। कुल कितने बच्चे विगत 15 दिनों में अस्वस्थ हुए हैं, कितने बच्चे स्वस्थ होकर घर गए, उनका उपचार कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा है। और हम लोगों ने उसमें ये पाया कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार का जो ट्रेंड था उसमें थोड़ी कमी आई है। जाहिर है ये वक्त एहतियात बरतने का है, सावधान रहने का है, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है, जिसको लेकर पटना में खास तैयारी की गई है। श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोगों को भोजन कराने की भी विशेष तैयारी की गई है। यूं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 12 सितंबर को ही उनकी पहली बरसी है। ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में विशेष तैयारी की जा रही है। दिवंगत रामविलास पासवान की बड़ी सी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके चाहने वाले उन्हें नमन करेंगे। रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में आने वाले हर शख्स के खाने का भी बढ़िया इंतजाम किया जा रहा है। जो बरसी में जो लोग आएंगे वो बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे रसगुल्ला की बात करें, पनीर की बात करें, इमरती की बात करें, बुंदिया की बात करें, तमाम जो मिष्ठान है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो कारीगर हैं वो बड़ी संख्या में इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे और जो रामविलास जी की पहली बरसी है उसमें उनकी चलचित्र है माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्चना करेंगे और उसके बाद भोज जो होगा उसके लिए ये तैयारी जो है वो की जा रही है। जिधर देखिए उधर जो है कारीगर लगे हुए हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक कारीगर लजीज व्यंजन बनाने में व्यस्त हैं। कोई रसगुल्ला बनाने में व्यस्त है तो कई रसगुल्ले को छानने में लगे हैं। कहीं इमरती बनाई जा रही है तो कुछ लोग बूंदिया तैयार करने में लगे हैं, ताकि कभी दलितों के सबसे बड़े नेता रहे रामविलास पासवान की बरसी में जब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए तो कोई भूखा न लौटे। इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए तमाम सियासी दिग्गजों को न्योता भी दिया गया है। उनके चाहने वालों को भी संदेश दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में वैसे भी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आ सकते हैं जो रामविलास पासवान के चाहने वाले हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग उठ रही और इस मांग का जेडीयू ने समर्थन किया। कहा कि इस पर फैसला जो है कैबिनेट करेगी। आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय रघुवंश बाबू के अलावा और जिन लोगों ने भी बिहार के अंदर में अपना योगदान दिया है बिहार को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उनके भी प्रतिमाएं लगाई जाए। इसकी मांग की कोई गलत नहीं है। इसका निर्णय तो कैबिनेट लेगी कि कहाँ कहाँ किनकी मूर्ति या प्रतिमा लगेगी। बिहार में इस साल बाढ़ और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 58 लोगों की मौत हुई है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक बाढ़ पीड़ितों के बीच 518 करोड़ की राशि बांटी जा चुकी है।
राज्य भर में 198 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में थे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी के बांध का जायजा लिया। साथ ही पिपराघाट में पूर्वी तटबंध पर किए जा रहे बाढ़ निरोधी कार्यों का भी जायजा लिया। इस साल बाढ़ में पूर्वी तटबंध को भारी नुकसान पहुंचा था। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि सरकार कमला नदी पर बने पुलों की लंबाई बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि झंझारपुर में कमला नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा। घाट में तो लिटरली वो अगर टूट जाता या ज़्यादा डैमेज होता तो पूरा झंझारपुर टाउन, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एसडीएम का ऑफिस है, सारा कुछ में पानी चला जाता। और वहाँ पर जो जाकर भी अभी हम लोगों ने देखा है तो बिल्कुल उसका एक चैनल बंद हो गया है और दूसरे साइड से पानी फ्लो कर रहा है। तो रात दिन, सही बात है, रात दिन एक करके विभाग के इंजीनियर वहाँ रहे और प्रोटेक्ट किया वहाँ का। और जो विषय आप उठा रहे हैं ये एक मेजर प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द रिवर में। यहाँ पर 2-3 ब्रिज का अभी कैबिनेट ने पास भी किया है, कुछ जगह काम भी शुरू हो गया कि एडिशनल वाटरवे निकालने का, जो एडिशनल पानी है उसका काम भी 1-2 जगह शुरू हो गया। पटना में इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। पटना के कई सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले लोगों से फाइन भी वसूल रही है, लेकिन पकड़े गए जो लोग वो जो तर्क दे रहे हैं वो मजेदार है। वाहन चेकिंग अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अगर आप पटना की सड़कों पे निकले हैं और बिना हेलमेट के हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक वाले बेहद चुस्त हो गए हैं और जरा सा भी लापरवाही दिखा अगर आप बिना हेलमेट के निकले या फिर बिना सीट बेल्ट के तो ट्रैफिक वाले आपको पकड़ लेंगे और फाइन भी लगाएंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की तस्वीर, जहाँ पे ट्रैफिक वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अगर कोई भी बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट का नज़र आता है तुरंत उनके तरफ लपकते हैं और उनका फाइन काटा जा रहा है। इस वक्त हम आपको एक और तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका चालान काटा जा रहा है, बिना हेलमेट के हैं या फिर उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब क्या हुआ सर? सर हमारा पिलियन राइडर वर्सेस राइडर लेके 1,000 रुपया फाइन कर रही है। तो क्या आप हेलमेट वगैरह नहीं पहने? हम हेलमेट पहने हुए हैं, ये ठीक है, नहीं पहने हुए तो इनका चार्ज ले। अच्छा तो क्या हुआ सर? आप पूछिए उनसे। हेलमेट का फाइन कटा जा रहा है। पीछे में बैठे हुए थे, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, इसलिए इसको माने ये राइडर एंड दोनों है, इसमें उसका 1,000 फाइन होता है। कहा है एंड क्यों? वन इज द कल्प्रिट ना, आगे है चाहे पीछे है, वन है। इस तरीके से भी लगातार बहस होती है जब किसी को पकड़ा जाता है बिना हेलमेट का, वो बहस होती है। हम एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ लड़कियां थी वो भी बिना हेलमेट के निकली थी, तो उनका भी चालान काटा जा रहा है। तो ये तस्वीर है, हम आपको तस्वीर दिखाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना हेलमेट के अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े गए, बिना सीट बेल्ट के पकड़े गए तो आपका फ़ाइन तय है। और अमूमन पटना में ऐसी तस्वीर कई चौराहों पे देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस की पूरी कोशिश है कि दुर्घटना कम से कम हो, लोग हेलमेट पहन कर निकले तो दुर्घटना कम हो, मकसद साफ है। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो इसके लिए जिम्मेवारी भी आप ही के ऊपर जाएगी, इसलिए हेलमेट पहन कर निकलिए, सीट बेल्ट लगा कर निकलिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सोशल मीडिया पर जहानाबाद के संगम घाट पर एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे लोगों में दहशत है। वायरल वीडियो में मगरमच्छ को देखा जा सकता है कि मगरमच्छ जो है दरधा जमुनिया नदी के सीढ़ी घाट पर देखा गया। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। जहानाबाद शहर के बीच से गुजरने वाली दरधा नदी पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। गोपालगंज में एक पिता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने 3 बेटे और पत्नी पर प्रताड़ित करने के साथ घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है।
उचकागांव थाना के सतकोटवा साखे खास गांव के रहने वाले अहमद अंसारी नसीरुद्दीन ने अपने बेटों से जान का खतरा भी बताया। पेड़ से बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटों से तंग तबाह होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अभी हम गोपालगंज कलेक्ट्रेट के पास आए हैं और यहाँ एसपी का जो कार्यालय है वहाँ पर एक बुजुर्ग हम आपको मिलाएंगे जो कि अपने बेटे और पत्नी से इस कदर परेशान है कि वो यहाँ पर कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें न्याय का इंतजार है और उनका कहना है कि ये अपने जवानी के दिनों में विदेश में रहे और वहाँ पर उन्हें मजदूरी की, लाखों रुपए कमाए, बैंक में जमा भी किया, लेकिन आज उनकी जो 5 बच्चे हैं और उनकी जो पत्नी है उनसे मारपीट करते हैं, घर से बेदखल कर दिया है और इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अपना जो पैसा है अपने भाइयों पर खर्च कर दिया है, जब ये कहना है कि पैसा उनके अकाउंट में है। हम ऐसे भी पिता से मिलवाते हैं, आपको बात करते हैं कि अभी उनकी परेशानी क्या है। क्या नाम है आपका? अहमद अंसारी नसीरुद्दीन। अहमद जी, क्या दिक्कत है आपको? अभी हमको ऐसे दिक्कत है, हमारा बीवी और हमारा लड़का 3 लड़का हमारा सब हमारा सामान सब लूट ताला मार कर काट कर चोरी भी कर लिया और हमारा सब सामान और बोलता है कि तुम हमारा हम लोग नाम से लिख दो, हमारा बीवी क्या हमारा नाम से लिख दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो आपको घर से बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। हम मस्जिद में रहते हैं, ताला मार दिया, घर बनाया हम अभी भाड़ा दे करके किसी से दुकान, तो अपना खर्च चला दे, ताला मार दिया। उचकागांव थाना क्षेत्र के सतकोटवा के रहने वाले हैं और ये रो रो करके बुरा हाल है और कहना है कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, पत्नी ने घर से निकाल दिया और वे मस्जिद में रहकर अपना दिन काट रहे हैं। इन्हें बस इंतजार है न्याय का, ताकि इनके जो बेटे हैं वो इनके कंधे का सहारा बन सके और बुढ़ापे की उम्र में वे उन्हें घर से बाहर ना निकालें और घर में उन्हें शरण दें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर में कोरोना काल के बाद पहली बार तीसरा अंडर 23 राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 34 जिलों के 424 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खुद खेल मंत्री इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार खेल को उचित बुनियादी ढांचा मुहैया कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल बिहार में खेल विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। दरभंगा में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्य समिति की बैठक हो रही है और बैठक में पहले दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह शामिल हुए। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राधामोहन सिंह ने कहा कि मिथिलांचल का विकास वाजपेयी और मोदी सरकार में हुआ है। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार काम भी कर रही है। के ही रीजन में मिथिला का तीव्र विकास हुआ है और दोनों के जो कार्यकाल, अटल जी के कार्यकाल 5 साल और इनका 7 साल मिथिला के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दरभंगा में विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। गिरिराज सिंह ने मिथिलांचल में मखाना और मधुबनी पेंटिंग को लेकर विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। के विकास का कार्यक्रम पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही होता है। 14वें वित्त आयोग में बिहार को हमने लगभग 19,000 करोड़ दिया। अब 15वें वित्त आयोग चल रहा है और मनरेगा, ग्रामीण सड़क और आवास, इन तीनों में बिहार सरकार राज्य सरकार को जितना मदद हो सकता है हम उतना मदद करने को तैयार हैं। सड़क निर्माण से लेके आवास तक में। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।